कि मैंने एक पाक नेशनल से शादी की। प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। पाकिस्तानी पत्नी को वीजा वैधता समाप्त होने के बावजूद अपने घर में शरण देने के आरोप में सीआरपीएफ ने अपने जवान को बर्खास्त कर दिया है। आइए आपको सीधे जम्मू लिए चलते हैं, यहाँ ये जवान प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। बचपन में हमारी शादी तय कर दी गई। फिर मैंने सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग की 2017 में। जब हमने शादी का सोचा तो मैंने 2022 के 31/12 को मैंने डिपार्टमेंट को इसके संबंध में लिखा, मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ और मेरी कज़न है। तो डिपार्टमेंट ने मेरी उस लेटर पे कुछ आपत्तियाँ लगाई। उन्होंने मेरे से मांगा कि शादी का कार्ड और शादी कौन सी जगह पे होनी वो और शादी की तिथि। तो मैंने वो 2023 में वो सब क्लियर करके डेट शादी की फिक्स हुई, तो मैंने वो डिपार्टमेंट को दे दिया। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में मैंने वो आवेदन दिया। फिर वो मेरा आवेदन जो है डीआईजी रेंज हीरानगर के पास गया सीआरपीएफ। फिर उसके बाद वो आईजी सेक्टर सीआरपीएफ जम्मू के पास गया। तो उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे मेरे से, जैसे सरपंच की डिक्लेरेशन अपने गांव की कि मेरी ये पहली शादी है और हमारे पारिवारिक संबंध है। सरपंच से और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर से और खुद मैंने एफिडेविट कोर्ट से और मेरे माता पिता ने अलग अलग एफिडेविट उसके साथ लगा के आईजी सेक्टर जम्मू में मैंने जमा करवाया। फिर उसके ऊपर जो मेरा लेटर है वो एसडीजी स्पेशल डीजे सीआरपीएफ जेके जोन के पास गया। फिर वहाँ से वो डायरेक्टेड सीआरपीएफ न्यू दिल्ली गया। वहाँ उस लेटर में कुछ समय लगा, 3-4-5 महीने का समय लगा। फिर उसके बाद 30/4/2024 को वहाँ से रिप्लाई आता, ऑर्डर आता है कि हमने एजेंसियों के जो भी उनके संबंधित होंगे उनके द्वारा हमने उनकी सलाह ली कि इस केस को वेरीफाई किया। फिर उसमें उन्होंने बताया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है 1964 के धारा 21(3) के तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी जब वो किसी विदेशी से शादी करता है तो उसको अपने विभाग को या सरकार को सूचित करना होता है, इंटीमेट करना होता है। तो इसमें साफ लिखा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। ये लिखा हुआ मैंने मार्क भी किया और नीचे ये मेंशन कर दिया कि इसमें एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, एनओसी का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सूचित करना होता है शादी के संबंध में। तो मैंने सूचित कर दिया, ये इसमें डायरेक्टेड के आर्डर में क्लियर है। मेरे फादर कैंसर से पीड़ित हैं, वो डिपार्टमेंट को पता है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका इलाज भी चला है। फिर उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो हम दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हम मैरिज कर लेते हैं, वीज़े में अभी टाइम लगेगा, हम शादी कर लेते हैं। तो 24/5/2024 को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे शादी करने का निर्णय लिया। तो सब लोग इकट्ठे भी हुए, काजी वगैरह भी आए दोनों तरफ से। तो लाइव टेलीकास्ट पे हमारी शादी हुई। शादी की तस्वीरें अपने विभाग को दी, शादी का ये ऑनलाइन वेडिंग का कार्ड से मैरिज सर्टिफिकेट, ये मैंने सब अपनी 72 बटालियन के जरिए जमा करवाए। फिर उसके बाद मेरी वाइफ ने वीज़ा अप्लाई किया। तो 28 फरवरी 2025 को मेरी वाइफ को वीज़ा मिल गया था। वो विजिट वीज़े पे 15 दिन के विजिट वीज़े पे भारत आई। आने के बाद हमने 1 तारीख को 28 की रात में वो घर पहुंची। एक को हमने सुबह एफआरओ जम्मू में अपनी जो रिपोर्ट करनी होती है, कोई फॉरेनर जब आता है तो एफआरओ में रिपोर्ट करना होता है, तो हमने वो प्रॉपर वहाँ पे रिपोर्ट किया। तो एज ए वाइफ उसको साथ रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीज़े की ज़रूरत थी, एलटीवी। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जब कोई भी महिला या जब किसी भारतीय से शादी करती है तो वो उस कैटेगरी में फॉलो करती है। तो हमने 4 मार्च को ही एलटीवी अप्लाई कर दिया, लॉन्ग टर्म वीज़ा। लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया तो 13 मार्च तक इसकी पूरी प्रक्रिया चली। उसमें वेरिफिकेशन हुई,
CID पुलिस की। फिर उसके बाद 13 मार्च को वो इंटरव्यू हुआ, FRO जम्मू का इंटरव्यू हुआ हमारा। इंटरव्यू होने के बाद ये देखो 13 मार्च 2025 6:02 PM पे ये जो मेल हमें मिली कि आपका जो लॉन्ग टर्म रिक्वेस्ट है, ये नंबर है, हैज़ बीन रेफर टू हायर अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। ये MHA को भेज दी गई 13 मार्च को। 14 को हमारा वीज़ा एक्सपायर होना था, तो हम LTV कैटेगरी में आ गए, हमें LTV में स्टे हो गए। उसके बाद हम LTV में रहते हैं, तो अचानक ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, सरकार ने कुछ निर्णय लिए उस पर। हमें भी उस चीज़ का बहुत दुख है, मजम्मत करते हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। सरकार ने जो कठोर फैसले लिए हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। फिर अचानक से मुझे एक एग्जिट परमिट की मेल आती है, उसमें लिखा होता है कि आपको जो भारत से जाना पड़ेगा, आपका एग्जिट परमिट ग्रांट हो गया। तो मैंने जब बात की तो उन्होंने बताया नहीं आप LTV में हैं। कुछ देर के बाद हमें एक मेल और आती है, इसमें लिखा है कि हमें नहीं जाना है, आपके केस के ऊपर दोबारा देखा जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिस है, जो ऑर्डर आया था, जो ये वीज़े रिवोक का, वो ये है, LTV एक ऐसा मात्र वीज़ा है जिसके ऊपर ये कोई भी डेडलाइन लागू नहीं होती। इशू ऑफ न्यू वीज़ा अलाउड, न्यू वीज़े जो मिलेंगे वो सिर्फ LTV को ही मिलेंगे, LTV पे ये लागू नहीं होती है। 28 या 27 को हमें तहसीलदार की तरफ से एक नोटिस आता है विजिट वीज़े का, ना कि LTV का। LTV का उसमें कोई जिक्र नहीं है, विजिट वीज़े का आता है। वो लिखते हैं कि आपका विजिट वीज़ा 22 मार्च को ख़त्म हो गया है। हालांकि हमारा विजिट वीज़ा 14 मार्च को ख़त्म हो गया था, 22 को नहीं हुआ, 14 मार्च को ही ख़त्म हो गया। तो हमने उस टाइम हमें जाने के लिए बोल दिया, तो हमने अपने एडवोकेट अंकुर शर्मा जी से बात की। तो हमने हाई कोर्ट से अपील की कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है कि हमने ये LTV में आते हैं, हमने पूरी परमिशन से शादी की है, CRP को इंटीमेशन किया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो हाई कोर्ट ने उसको सुना। ये उस टाइम सुना जब जम्मू से PCR से हमें रवाना कर दिया था पटारी बागा बॉर्डर के लिए। हाई कोर्ट ने सारी ये चीज़ें सुनने के बाद एक ऑर्डर निकाला, जिसके ऑर्डर के तहत उन्हें बागा बॉर्डर से वापस हमारे घर लाया गया कि उनका जो ये केस है ये LTV में ही फॉलो करते हैं। जब घर आ गए तो कल अचानक मैंने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल मैंने सुना कि CRPF जवान के खिलाफ कुछ एक्शन लेने वाली है, जवान ने कुछ वायलेशन की। तो होते होते शाम के कोई 5:30-6 बजे कुछ 4 लोग डिपार्टमेंट के मेरे घर आते हैं। ये 41 बटालियन से आते हैं, कुछ जम्मू IG सेक्टर ऑफिस से आते हैं, CRPF वन क्लास से। उन्होंने आके एक नोटिस दिया। जब मैंने उस नोटिस को पढ़ा, उसमें फर्स्ट पैरे में उन्होंने लिखा है कि जवान ने निकाह की सूचना डिपार्टमेंट को दी है। निकाह ही मैरिज होती है, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि निकाह ही मैरिज होती है, वही मैरिज है। निकाह की सूचना दी है। उसके बाद वाइफ को वीज़ा ख़त्म होने के बाद इलीगल तरीके से यहाँ रखा। हालांकि ये FRO की तरफ से हमें अप्रूवल है, जो कंसर्न अथॉरिटी है वीज़े की, और LTV में उन्होंने स्टे दिया और हाई कोर्ट ने इस चीज़ को माना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी उस पर यही है, साफ क्लियर है, आप देख सकते हो। इस पर लिखा है नॉट एप्लीकेबल, इस पर लागू नहीं होता है जो ऑर्डर निकला है LTV पे। तो उस ऑर्डर में मेरे पे लिख दिया ये सब कारण उन्होंने कि इन्फॉर्म नहीं किया। हालांकि मैंने जब मेरी वाइफ यहाँ आई, मेरे पास अभी भी प्रूफ है, व्हाट्सएप में है। मैंने 72 बटालियन में विजिट वीज़े की कापियाँ, अपने निकाह सर्टिफिकेट, ये फ़ोटो, ये सब चीज़ें मैंने 72 बटालियन में भी जमा किए। अपने 72 बटालियन को LTV के लिए बता दिया कि मैंने LTV में स्टे कर रही है मेरी वाइफ। बुलाया गया डिप्टी कमांडेंट की तरफ से, तो मुझे बोला गया कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है 41 बटालियन भोपाल मध्य प्रदेश में।
तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना। तो मैंने वहाँ पूछा कि क्या कारण है। मेरा अभी 2027 में JNK का टेन्योर पूरा होना था, क्योंकि जो जवान छत्तीसगढ़ में पोस्टेड होता है तो वहाँ से उसे चॉइस मिलती है। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन एरिया के बाद उसको चॉइस मिलती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मैं छत्तीसगढ़ का टेन्योर काट के मैं चॉइस पोस्टिंग जम्मू में आया था। तो मेरा 2027 में ये टेन्योर कंप्लीट होना था। तो मुझे अचानक कर दिया। मैंने कहा कि मैं DG साहब का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि ऐसे मुझे अचानक क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अभी हमने आपका मूवमेंट ऑर्डर निकाल दिया है, आप चले जाइए, आप 41 में रिपोर्ट करिए, वहाँ से आप इंटरव्यू लीजिए। जब भी ट्रांसफ़र किसी जवान की होती है तो उसमें 15 दिन या 12 दिन का डिस्टेंस के हिसाब से JT टाइम मिलता है, जो जर्नी टाइम होता है कि उस 15 दिन या 12 दिन के बाद उसको वहाँ हाज़िरी करनी होती है, रिपोर्ट करनी होती है। मेरे उस ऑर्डर के नीचे लिख दिया JT नॉट परमिटेड, कि इसको JT नहीं दी जाएगी ना। जब जाता है जवान उसको रेलवे टिकट मिलता है, उसको स्टेशन छोड़ा जाता है, उसके लिए आगे की टिकट सारा संबंध। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आदेश का पालन करते हुए मैंने मूवमेंट ऑर्डर लिया, मुझे गेट से बाहर कर दिया। मैं यहाँ से निकला, मैं ठीक बराबर 29 तारीख को मॉर्निंग में 41 बटालियन भोपाल पहुँच गया। मैंने वहाँ जाके रिपोर्ट की। मैंने जाते ही फर्स्ट इंटरव्यू में डिप्टी कमांडेंट सर के जाते ही उसी दिन मेरा इंटरव्यू हुआ। मैंने वहाँ पूरी कहानी बताई, ऐसे मैंने शादी की, ये हुआ। उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद CO सर का इंटरव्यू हुआ तो CO सर ने कहा कि ठीक है, आप आवेदन दे दीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए।